हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। हेलो। आज फिर मैं आपको LLB फर्स्ट ईयर के पेपर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि, इस पेपर के बारे में बताऊंगी। इस पेपर में जैसे हम पिछली क्लास से पार्ट 1 आर्बिट्रेशन का देख चुके हैं और इस वाले पेपर में हम आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट 1996 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इस पार्ट सेकंड में इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टन फॉरेन अवार्ड्स के बारे में कि विदेशी पंचाट कब प्रवर्तन में आएंगे उसके बारे में, लॉ के बारे में देख रहे हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड के बारे में। आज जेनेवा के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेवा का जब अवार्ड होगा कन्वेंशन अवार्ड अभी समय पंचाट, जेनेवा अभी समय पंचाट, तो किस तरह होगा, क्या होगा और कैसे प्रवर्तन में आएगा। इसके लिए हम आज सेक्शन 53 देख रहे हैं। सेक्शन 53 इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है, निर्वचन। सेक्शन 53 जेनेवा पंचाट अभी समय के बारे में कहता है इंटरप्रिटेशन में, in this chapter foreign award means an arbitral award on differences relating to matter considered as commercial under the law in force in India। जो भारत के भीतर इन्फोर्स होंगे, जो प्रवर्तन में आएंगे फॉरेन अवार्ड्स, वो कैसे होंगे उस बारे में। तो यहाँ पे मध्यस्थम अधिनियम की धारा 53 जो हम देख रहे हैं, ये कहती है विदेशी पंचाट के निर्वचन के बारे में, और इसके अनुसार विदेशी पंचाट 28 जुलाई 1924 के बाद बनाए गए भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वाणिज्यिक समझे गए मामलों से संबंधित विभेदों पर एक मध्यस्थम पंचाट से इसका अर्थ है। मध्यस्थम के लिए करार के अनुसरण में जिसके प्रति दूसरे जो शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रोटोकॉल पर लागू होता है। जो पहले से प्रोटोकॉल लिख दिया गया है उन पर लागू होगा। उन व्यक्तियों के बीच जिनमें एक ऐसी शक्ति हो कि जिस किसी एक की अधिकारिता का विषय जिसका केंद्रीय सरकार को एक समाधान हो जाने के कारण कि प्रतिकूल प्रावधान किए गए हों, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यानी गजट नोटिफिकेशन द्वारा थर्ड शेड्यूल तृतीय अनुसूची में दिए गए अभिसमय के पक्षकार हो और जिनका दूसरा उपयुक्त शक्तियों की किसी दूसरे की अधिकारिता के अधीन है घोषित कर सकेगा। तो ये जेनेवा पंचाट कैसे घोषित होगा, ये इंटरप्रिटेशन करके यहाँ बताया गया है। इसी तरीके से राज्य क्षेत्रों के किसी एक में जिसका केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को समाधान हो जाए कि प्रतिकूल प्रावधान ऐसे कोई किए गए हों, तो सदस्य अधिसूचना द्वारा उन राज्य क्षेत्रों का होना घोषित कर सकेगा जिसके प्रति उस समय जो भी कन्वेंशन हो, अभी समय हो, वो लागू होता है। तो यहाँ धारा 53 विदेशी पंचाट को परिभाषित करती है। भारत के वर्तमान में प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत वाणिज्यिक विषय वस्तु के रूप में मध्यस्थम किसी विषय वस्तु के संबंध में मतभेदों या विवादों पर मध्यस्थम पंचाट है। इस प्रकार ये जो धारा है, धारा 53 के अंतर्गत विदेशी पंचाट के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, कुछ तत्व, कुछ बातें बता रखी हैं। कौन कौन सी? पहली तो ये कि यह किसी विषय पर मतभेद या विवाद पर मध्यस्थम पंचाट है। किसी विषय पर मतभेद या विवाद पर, यानी कि अगर कोई किसी भी तरह की कोई भी डिस्प्यूट हो जाए या कोई भी टॉपिक हो जाए तो उस पर जो कोई भी आर्बिट्रेटर अवार्ड दिया गया हो, यहाँ पर वही अवार्ड है, पंचाट है। यह उस विषय वस्तु पर मध्यस्थम पंचाट है जो वाणिज्यिक विषय वस्तु है। यह वाणिज्यिक विषय वस्तु भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत वाणिज्यिक विषय वस्तु होनी चाहिए। धारा 53 की सीमित प्रवर्तन है क्योंकि यह धारा सिर्फ उन्हीं पक्षकारों के क्षेत्राधिकार पर लागू होती है जो जेनेवा अभिसमय के सदस्य हैं। फिर केंद्रीय सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना जारी करके ये घोषणा भी करती है कि किसी परिक्षेत्र यानी कि टेरिटोरीज जो हैं उन पर जेनेवा अभिसमय लागू होता है। धारा 53 ये भी बात कहती है कि यदि जिस देश में पंचाट बनाया गया है उस देश में प्रसंगत विदेशी पंचाट की वैधता से संबंधित कोई कार्यवाही लंबित है तो विदेशी पंचाट की अंतिमता को मान्यता प्रदान नहीं की दी जाएगी। उस वक्त में ये अगर कोई कार्रवाई लंबित है, हम कब किसी पंचाट को मान्यता देते हैं या उसको फाइनलिटी कब करते हैं? हम तब करते हैं जबकि वो फाइनल हो जाए, क्लियर हो जाए। लेकिन जब कोई कार्यवाही ही लंबित पड़ी है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग पड़ी है, तो प्रोसीडिंग पेंडिंग के रहते कभी भी कोई भी अवार्ड फाइनल नहीं होता। ये सेक्शन 53 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बता रही है कि फॉरेन अवार्ड जेनेवा कन्वेंशन में किस प्रकार से होगा। आगे हम सेक्शन 54 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 54 पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन की पावर
जुडिशियल अथॉरिटी को है कि वो रेफ़र कर सके इन पार्टीज़ को कि वो आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने मामलों को सुलझा सकें। तो यहाँ पे ये बात कही गई है, मध्यस्थम के पक्षकारों को निर्देशित करने के लिए न्यायिक प्राधिकारी की शक्ति के बारे में यहाँ पे धारा 54 ये कहती है कि न्यायिक अधिकरण को यह अधिकार है कि वह मध्यस्थों के निर्णय के पक्षकारों को संदर्भित करे, और ये धारा जेनेवा प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 4 पर आधारित है। मध्यस्थों के निर्णय के लिए पक्षकारों को संदर्भित करने की शक्ति कुछ शर्तें पूरी होने पर ही प्रयोग में लाएंगी। तो वो शर्तें कौन कौन सी है? पहली शर्त है, जिन व्यक्तियों पर धारा 53 लागू होगी, जो अभी भी हमने पढ़ा इंटरप्रिटेशन क्लॉज वाले में, इनके मध्य संविदा से संबंधित किसी विवाद का अस्तित्व होना चाहिए। धारा 53 इस अध्याय, जो ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस अध्याय को सिर्फ उन्हीं पक्षकारों पर लागू करती है जो न्यूयॉर्क अभिसमय के पक्षकार हैं। जो वहाँ पक्षकार है वही यहाँ पे पार्टीज होंगे। संविदा के अंतर्गत इस संदर्भ में एक मध्यस्थम करार सम्मिलित होना जरूरी है। ये बात अर्थहीन है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि विवाद वर्तमान है या भावी मतभेदों से संबंधित हो। फिर तीसरा ये कहता है, मध्यस्थम करार द्वारा इस विषय में इस प्रकार के मध्यस्थम करार के अंतर्गत दूसरे पक्षकार के विरुद्ध विधिक कार्रवाई का प्रारंभ किया गया होना भी चाहिए। फिर न्यायिक अधिकरण इस राय का होना चाहिए कि करार या मध्यस्थम की कार्रवाई संभव है तथा वो प्रवर्तनीय भी होगी। न्यायिक अधिकरण इस बात से संतुष्ट भी होना चाहिए कि मध्यस्थम इस अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत वैध होगा और इसे प्रभावी बनाया जा सकेगा। इस अधिनियम की धारा 54 जो हम अभी देख रहे हैं पावर के बारे में, किसी समावधि को निश्चित नहीं किया जाता है इसमें। इसका निर्धारण परिस्थिति के प्रकाश में न्यायिक अधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए कि कब वो जुडिशियल अथॉरिटी को कब पावर है कि वो रेफर करे, कब ना करे या कब मना भी करे, तो ये पावर उन्हीं के पास है। तो सेक्शन 54 यहाँ पे मध्यस्थम के पक्षकारों को निर्देशित करने के लिए न्यायिक प्राधिकारी की शक्ति के बारे में, पावर के बारे में बात करती है। आगे हम सेक्शन 55 देखेंगे। सेक्शन 55 कहता है फॉरेन अवार्ड्स व्हेन बाइंडिंग, कि कब फॉरेन अवार्ड्स बाध्यकारी होगा। तो जेनेवा पंचाट अभिसमय के अंतर्गत जो कोई भी विदेशी निर्णय दिया गया है वो कब बाउंडिंग होगा, कब बाध्य होगा। तो यहाँ ये फॉरेन अवार्ड क्रेडिट अंडर जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड व्हेन बाइंडिंग टू मध्यस्थम एम 16 अधिनियम की धारा 55 में ये कहा गया है कि एक विदेशी पंचाट किसी मध्यस्थम के पक्षकारों पर बाध्यकारी किन परिस्थितियों में होगा। यह धारा की कहती है, इस धारा के अनुसार एक विदेशी पंचाट उन पक्षकारों के मध्य बाध्यकारी प्रभाव रखेगा जिन पक्षकारों के मध्य यह पंचाट निर्मित है या जिसके मध्य यह पंचाट प्रस्तुत किया गया है, या तथा भारत में किसी विधिक कार्रवाई में प्रतिरक्षा, मुजराई या अन्यथा पक्ष माध्यम से उन सभी व्यक्तियों पर किसी पर भी विश्वास किया जा सकेगा, तथा एक विदेशी पंचाट को प्रवर्तनीय बनाने वालों को इस अध्याय, ये जो चैप्टर हम देख रहे हैं, इस चैप्टर में किसी भी निर्देश का अर्थान्वयन एक पंचाट पर विश्वास करने के निर्देशों को सम्मिलित करने के रूप में किया जाएगा। तो यहाँ जेनेवा पंचाट अभिसमय के अंतर्गत विदेशी पंचाट को बाध्यकारी बनाया गया है। और बाध्यकारी कब होगा? बाध्यकारी तब होता है जबकि आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट की समस्त कार्रवाइयों को, समस्त प्रोसीडिंग्स को पूरी तरीके से पूरा किया गया हो, उसमें किसी तरह की कोई भी डाउट या संदेह की कोई बात ना रही हो, और दोनों पक्षकारों की बात सुनकर मध्यस्थ ने कोई निर्णय दिया हो, पंचाट दिया हो, दोनों पक्षकारों को पंचाट मान्य हो, तो जैसे ही वो मान्य होता है, हस्ताक्षर होते हैं दोनों पक्षकारों के ऐसे पंचाट पर, वो उनके ऊपर बाध्यकारी हो जाता है। आगे हम सेक्शन 56 के बारे में, एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 56 एविडेंस के लिए कहता है, विदेशी पंचाट का प्रवर्तन करने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज या फिर साक्ष्य एविडेंस। तो जेनेवा अभिसमय का अनुच्छेद 4 तथा मध्यस्थम सलाह अधिनियम की धारा 56 उन पक्षकारों द्वारा विशेष दस्तावेजों को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक घोषित करती है, जिनके आधार पर किसी विदेशी पंचाट को प्रवर्त या लागू कराया जा सकेगा। जो पक्षकार किसी पंचाट को प्रवर्त या लागू कराना चाहते हैं, उनको कुछ निम्न दस्तावेजों को अपने आवेदन के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। वो दस्तावेज कौन कौन से होते हैं? पहला तो मूल पंचाट या उस पंचाट की कोई प्रति यानी कि फोटोकॉपी जो उस विधि से अधिकृत की गई है, जैसा कि विदेश की विधि द्वारा अधिकृत होना जरूरी है जिससे पंचाट निर्मित किया गया हो। इस बात का सबूत कि पंचाट अंतिम है, अर्थात यदि पंचाट के विरुद्ध अपील प्राप्त थी तो ऐसी अपील निस्तारित हो गई है, ख़त्म हो गई है, खारिज हो गई है, या वो पेंडिंग नहीं है। फिर ये जो दोनों शर्तों के अधीन रहते हुए अगर इन दोनों शर्तों को पूरा होने वाला कोई साक्ष्य अगर हो जाता है, तो इन दोनों शर्तों के पूरा होने पर साक्ष्य में के दिए जाने के प्रावधान को न्यायालय द्वारा पूर्व शर्त के अनुरूप कठोरता से लागू होना जाना जरूरी नहीं है,
क्योंकि उन साक्ष्यों को पंचायत को लागू करने हेतु जिस पक्षकार ने आवेदन किया है उसके द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर इस अधिनियम की धारा ये 56 साक्ष्य के बारे में कहती है कि साक्ष्य दिए जाने का प्रावधान न्यायालय का अधिकार है, विवेकाधीन है, हम कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकते। इस अधिनियम की धारा 56 ये भी कहती है यदि धारा 56 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया दस्तावेज विदेशी भाषा में है तो उसे अंग्रेजी में अनुवादित किया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर किया जाएगा, तथा उस देश के राजदूत या वाणिज्यिक दूत द्वारा अधिकृत किया जाएगा जिस देश के पक्षकार है, तथा ये दस्तावेज उस पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना भी चाहिए जिसके विदेशी पंचायत के प्रवर्तन के लिए आवेदन किया गया है, या यदि दस्तावेज किसी विदेशी भाषा में है तो उसकी अंग्रेजी में अनुवाद कर उस विधि को से प्रमाणित किया जाना चाहिए, जैसा कि इस संबंध में भारत में प्रवर्तित किसी विधि के अंतर्गत आवश्यक है। तो ये सारी शर्तें जब पूरी होंगी तब सेक्शन 56 के अंतर्गत एविडेंस जो साक्ष्य के बारे में बात कही गई है वो साक्ष्य पूरा होगा। यहाँ पे साक्ष्य के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है कि न्यायालय का विवेकाधिकार है, हम कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकते कि वो साक्ष्य को एक्सेप्ट करे या साक्ष्य के दिए जाने के बारे में कोई भी बात करे, इस बारे में हम कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम नेक्स्ट वापस पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।